गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कुछ चुनौतियां हैं उसके संबंध में अध्ययन कर रहे हैं और उस प्रमुख चुनौती में से हम जातिवाद का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका है उसके संबंध में हमने कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन किया था, जिसमें विशेषकर निर्णय प्रक्रिया में जाति की जो प्रभावी भूमिका है, राजनीतिक दलों में जाति के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं तथा जाति के आधार पर जो मतदान व्यवहार होता है, इन तीन बिंदुओं पर हमने विस्तार से विश्लेषण किया। आज हम देखेंगे उसके आगे के कड़ी के रूप में कि मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया जाता है। यानी आप देखो तो सही, चुनाव होते हैं, चुनाव में भी उम्मीदवार का चयन जाति के आधार पर होता है। फिर जब मतदान होते हैं तो जाति पूर्ण रूप से एकीकृत होकर उस अपने जाति पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। अब वो जीतने के बाद में जब वो विधायी संस्थाओं में, हमारी विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तो उस समय भी ये देखा जाता है कि जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा तो मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातिगत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो सोचो जाति किस प्रकार से हमारी इस व्यवस्था में प्रभावी हो चुकी है। राजनीतिक जीवन में जातिता का सिद्धांत इतना गहरा धंस गया है कि राज्य के मंत्रिमंडलों में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। मांग उठती है, हमारे इतने एमएलए, हमारे मंत्री क्यों नहीं। जबरदस्त तरीके से ये मांग रहती है। यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों से स्वीकृत हो गया। बिल्कुल ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसको तृणमूल लोकतंत्र कहते हैं, निचले पायदान से शुरुआत होकर ऊपर तक जाती है। प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी मांग उठती है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरिजनों, जनजातियों, सिखों, मुसलमानों, ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है। अगर स्थान नहीं दिया गया है तो ये समझा जाएगा कि हमारा राज्य का या हमारे राज्य के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जिस राजनीतिक दल के तहत सरकार का गठन हुआ उसको ऐसा लगता है कि ये जातियाँ हमारे से या ये जो जनाधार है वो हमारे हाथों से खिसक जाएगा और विपक्षी दल के साथ चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडलों के निर्माण में भी जातिगत प्रभाव जबरदस्त तरीके से है। अगली बात है जातिगत दबाव समूह। पांचवी बात, जातिगत दबाव समूह क्या करते हैं। हमारे विद्वान हैं जो जिन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था काफ़ी अध्ययन किया, मेयर कहते हैं कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए। मतलब अलग अलग जातियों के जो संगठन बने हुए हैं, ये सभी संगठन राजनीतिक महत्व के एक प्रकार के प्रेशर ग्रुप के रूप में अपने आप को साबित किया है या इस प्रकार से सामने आए। प्रोफेसर जेसी जोहरी भी कहते हैं कि जातिगत दबाव समूह अपने निज स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदाय से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनेक जातीय संगठन समुदाय, जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ है, गुजरात में क्षत्रिय महासभा है, बिहार में यादव सभा है, राजस्थान में आप जाट सभा, राजपूत सभा, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ये सभी राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगते हैं, अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। यद्यपि देश के सभी प्रमुख जातियों को इस प्रकार का पूर्णतः संगठित नहीं किया जा सकता, मगर जो जातियाँ इस प्रकार से संगठित नहीं हो सकी हैं वे राजनीतिक सौदेबाजी में सफल नहीं रही और उनके सदस्यों द्वारा आवाज़ उठाने के लिए उपद्रव और तोड़फोड़ का सहारा लेना पड़ता है। मतलब जिन राजनीतिक दलों के संगठन बन चुके हैं वो सरकार पर, राजनीतिक दलों पर जबरदस्त तरीके से प्रभाव बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, उम्मीदवारी की मांग करते हैं, टिकट मांग करते हैं और फिर जब सब कुछ चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार का गठन हो जाता है उसके बाद में भी अपने हित के लिए सरकार पर लीगल इलीगल दोनों प्रकार से दबाव बनाने का काम करते हैं और अपने हितों के अनुकूल काम करवाने की प्रयास भी करते हैं। और जब राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं या इस प्रकार से संबंधित कोई कार्यक्रम होते हैं तो फिर ये अपनी जातियों का समूह लेकर वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो भी हैं, वो कहते हैं कि नियुक्तियों में हमारे जाति विशेष के समुदाय के व्यक्तियों को भी नियुक्ति प्रदान करो।
ठीक है। और जब ऐसा है कि हर जाति विशेष इस प्रकार के संगठन नहीं होते हैं, तो फिर जो शेष जातियाँ रही हैं तो वो भी अपने आप में ये महसूस करती हैं कि हम भी एकत्रित होकर एक समूह बनाकर, एक संगठन बनाकर हम सरकार के सम्मुख दबाव बनाने का काम करें। तो फिर वो भी क्या करते हैं, अपने सदस्यों की आवाज़ उठाने के लिए कई प्रकार के उपद्रव करते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए हंगामा करते हैं, तोड़फाड़ करते हैं और एक ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को राजनीतिक रूप से बाहर लाने के लिए सब काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जातिगत आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रेशर ग्रुप बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि जाति और प्रशासन किस प्रकार से आपस में ये एक दूसरे के साथ अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएँ करते हैं। तो देखो, इसमें लोकसभा और विधानसभा के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। हमारी लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। केंद्र और राज्यों की सरकारी नौकरी और पदोन्नतियों में भी जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी होती है या उनको सरकारी नौकरों को जो प्रमोशन मिलता है तो उसमें भी SC, ST, OBC, EWS इन सबको बिल्कुल जातिगत आधार पर रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया वो सबको मिला है। अब देखिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान मौजूद है। अब 8 सितंबर 1993 से केंद्र सरकार की जो सेवा है उनमें OBC को भी 27% आरक्षण का जो प्रावधान था वो भी लागू किया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में भी प्रधान और प्रतिष्ठित तथा संगठित जातियों के नेतृत्व से प्रभावित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं या प्रशासनिक निर्णय होते हैं वहाँ भी जाति के दबाव समूह एक प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आप देखिए कि जब ST, SC को रिजर्वेशन था तो शेष जातियाँ भी हमको भी प्रदान करो, तो OBC को प्रदान किया गया, ठीक है, नौकरियों में और पदोन्नति में इनको भी आरक्षण दिया गया। अब रही बात दूसरी है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी प्रशासनिक जब लोकल एरियाज पे अपने डिसीजन लेते हैं या जो निर्णयों का जो क्रियान्वयन करवाते हैं तो उसमें भी जो किसी समाज की जाति के जो प्रधान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो उन निर्णयों को प्रभावित करने का काम करते हैं, अपनी इच्छानुसार काफ़ी उसमें दखलंदाजी देने का काम भी करते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है, ये सामने आनी चाहिए। तो ये जातीय प्रशासन के संबंध में हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों में एक प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया का स्वरूप पाया जाता है, देखा जाता है। अगला है राज्य राजनीति में जाति कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर जो कोई है वो कास्ट फैक्टर है, क्योंकि जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है उसमें जितनी प्रभावित जाति राज्य राजनीति में उतनी केंद्र राजनीति में नहीं है। तो उसमें माइकल ब्रेचर ने इसके संबंध में काफ़ी कुछ अपना स्टडी किया है, अपना रिसर्च किया है, शोध किया है। तो उसमें क्या उन्होंने निर्णय किया है तो अपन देखते हैं। माइकल ब्रेचर के अनुसार अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति में जातिवाद सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यद्यपि किसी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है, हम बात ये केवल ये नहीं कह रहे कि कोई पर्टिकुलर राज्य इससे ज़्यादा ग्रसित है। आज भारत का बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई भी आप उठा के देखिए, हर राज्य की राजनीति का जो अध्ययन करते हैं तो उसमें बिना जातिगत गणित मिलाए हुए या गणित का विश्लेषण किए हुए वहाँ पर हम अध्ययन स्टेट पॉलिटिक्स का कर भी नहीं सकते। और जब विशेषकर जब उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो वहाँ तो जातिगत राजनीति एक मिसाल बन चुकी है। बिहार की राजनीति में आप देखेंगे कि राजपूत, ब्राह्मण, कायस और जनजातियाँ प्रमुख रूप से प्रतिस्पर्धी जातियाँ रही हैं बिहार की राजनीति में। गत 25 वर्षों में तो बिहार की समस्त राजनीति अगड़ों और पिछड़ों के बीच तीव्र संघर्ष के रूप में परिणित हो गई। राजनीतिक और आर्थिक हितों की यह प्रतिस्पर्धा अनेक बार खुली संघर्षों को जन्म देती है। मुसलमानों में भी अगड़ों और पिछड़ों की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही पिछड़े मुसलमानों को भी अलग अलग संगठन बन गए हैं, जैसे पसमानदा मुस्लिम, महज, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, ऐसे कुछ प्रतिस्पर्धी मुस्लिम संगठन भी हैं। अब ये नहीं है कि केवल हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जाति है, आपको मुस्लिम सब में मिलेंगे इस प्रकार की जाति के आधार पर। अब ये जो प्रतिस्पर्धी मुस्लिम संगठन है जिसमें समय समय पर खूनी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। केरल में आप देखिए साम्यवादियों की सफलता का राज क्या है कि उन्होंने इजवाहा जाति के लोगों को अपने पीछे संगठित कर लिया। आंध्र प्रदेश की राजनीति में कामा और रेड्डी जातियों के संघर्ष की जबरदस्त कहानी है। महाराष्ट्र की देखें तो मराठा, ब्राह्मणों और महारों की प्रतिस्पर्धा रही है। गुजरात की राजनीति में पाटीदार और क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा रही है। केरल की राजनीति में आप देखेंगे तो वहाँ हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, ये दो प्रमुख एक शक्तियों के रूप में काम करती हैं। और कहने का तो सभी प्रकार के राजनीति, लेकिन तो ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि ये सब जातीय संगठन है।
मुस्लिम लीग मुसलमानों की है, दोनों केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के जो सदस्य हैं वो ईसाई हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से पूरा हम राज्यों की राजनीति की बात करें तो सब जाति के आधार पर ही बंटा हुआ जनाधार मिलता है। एक विशेष बात यह है कि संविधान के अंतर्गत जाति के आधार पर आरक्षण और संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसने जाति को और भी प्रभावशाली बनाया है कि जब ये आरक्षण और ये इस प्रकार से संरक्षण प्रदान किए गए, इससे अन्य जातियों को ऐसा लगा कि हमें भी कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना हित देखते हुए जाति को प्रभावशाली रूप से प्रकट किया। राजनीति पर जाति की पकड़ और गहरी हो गई। अब स्थिति यह है कि जातियों को राजनीतिक आधार पर दिए गए सभी विशेष अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबंध समतावादी समाज की धारणाओं को आघात पहुंचाते हैं कि जो भी आप जाति विशेष के आधार पर जो आप उनको सब सुविधा मुहैया करा रहे हो, ये जो वंचित हैं वो फिर उनसे वो लोग यूँ कहें कि घृणा नफरत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इससे जो हमारा समतावादी समाज की जो धारणा है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, आघात पहुंचता है। इस संबंध में जैसा कि श्रीनिवासन ने कहा है कि इन विशेष उपबंधों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने वाली जातियाँ पिछड़ेपन के विशेष अधिकारों को छोड़ने की अनिच्छा प्रदर्शित करती है। थोड़े समय के लिए इन व्यवस्था को भले आवश्यकता रही हो, लेकिन अधिक समय तक इन्हें जारी रखना न बिल्कुल हमारे भारतीय लोकतंत्र के हित में होगा, बल्कि बहुत बड़ा लोकतंत्र पे कुठाराघात भी हो सकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो जाति को इतना प्रभावित तरीके से महत्व देना लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में जो अलग अलग अध्ययनकर्ताओं ने जो अपना अध्ययन किया है तो उसमें अलग अलग रूप विकसित दिखाई देते हैं अलग अलग राज्यों में कि किस राज्य में किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, कहाँ पर सामंजस्य है, कहाँ पर संघर्ष है। तो कुछ वहाँ को उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जातिवाद का अगर पहला का स्वरूप देखें तो दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु में मिलता है, जब ब्राह्मणों और अनेक निम्न जातियों के मध्य संघर्ष रहा है कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो ब्राह्मण और निम्न जातियों के मध्य संघर्ष के रूप में जबरदस्त रही है। तमिलनाडु में आरंभ से राजनीति पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा है, इसके विरुद्ध काफ़ी दिनों तक आंदोलन चलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप देखा होगा रामास्वामी नायक द्वारा द्रविड़ कड़गम नामक संगठन की स्थापना की गई, जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के रूप में अर्थात डीएम के रूप में विकसित हुआ, जो एक प्रकार के राजनीतिक दल है वर्तमान में। तमिलनाडु में आंदोलन ब्राह्मणों को उच्च स्थान से हटाने के लिए था कि जो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बना रखा है उच्च पदों पर, वहाँ से उनको हटाने के लिए डीएमके का गठन किया था। 1914 से ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन वहाँ शुरू हुआ था। 1916 में एक पृथक राजनीतिक दल जस्टिस पार्टी के नाम से स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों के हित को विकसित और सुरक्षित करना था। इस संगठन का उद्देश्य सरकार का समर्थन प्राप्त करके प्रशासन और स्थानीय निकायों यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं में गैर ब्राह्मण जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना था। किसका? जस्टिस पार्टी का। आप देखिए 1922 में सरकार द्वारा लोकसभा में निर्धारित किए गए कोटे में गैर ब्राह्मण जातियों के लगभग 42%, ब्राह्मण जाति के 16% स्थान निर्धारित किए गए। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मण विरोधी आंदोलन काफ़ी बड़ी हद तक सफल हो गई थी। आप देखिए 1949 में यह आंदोलन CN अन्नादुरई के नेतृत्व में DMK के अधीन शुरू हुआ। ब्राह्मण विरोधी भावनाओं के राजनीति महत्व को दृष्टि में रखते हुए अन्य राजनीतिक दल भी जाति युद्ध में संलग्न हो गए। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजगोपालाचारी, जो कि ब्राह्मण थे, के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए कामराज नाडार ने राजनीति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार से जो ये स्वरूप दिखाई देता है तमिलनाडु का, जिसमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के मध्य संघर्ष दिखाई देते हैं। दूसरा अगर आप रूप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तमिलनाडु से कुछ भिन्न है, या मराठा और ब्राह्मणों के मध्य संघर्ष रहा है। इस संघर्ष में मराठा जाति ने ब्राह्मणों को शताब्दी से चले आ रहे प्रभुत्व को अंत किया। 20वीं शताब्दी की दूसरी चौथाई में राजनीतिक दलों में भी ब्राह्मणों का आधिपत्य था। उदाहरण के लिए देखेंगे तिलक, गोखले, गोलवलकर, SN डांगे, ये जो थे ये सभी ब्राह्मण थे। स्वतंत्र के बाद मराठा जाति ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया। यह आंदोलन 1960 में अपनी पूर्णता को पहुंच गया, जब महाराष्ट्र नामक एक पृथक राज्य की स्थापना की गई तो मराठा जाति को राजनीति में पूर्ण प्रधानता प्राप्त हुई और इस नए महाराष्ट्र राज्य में मराठा जाति की संख्या 45% थी। एजे दस्तूर के अनुसार देखें तो जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस दिन से इस राज्य के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक नेतृत्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन हुए। सत्ता, प्रभाव और शक्ति ब्राह्मणों के हाथों से निकलकर मराठों के हाथों में पहुंच गई। तो ये हमने देखा कहाँ का, महाराष्ट्र का। फिर अपन देखें गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, यहाँ किस प्रकार का जातिगत रूप मिलता है। तो यहाँ पर इन तीनों राज्यों में 3 मध्यम वर्गीय जातियाँ राजनीतिक संघर्ष रूप में दिखाई देती हैं। आंध्र में ये टकराव कामा और रेड्डी जातियों के मध्य है,
जो 1934 में आंध्र में साम्यवादी दल की स्थापना के बाद इस दल का नेतृत्व कामा जाति के हाथों में था, जबकि कांग्रेस पार्टी रेड्डी जाति के प्रभुत्व में रही। कर्नाटक में ये विरोध लिंगायत और वोकलिंग जातियों के मध्य पाया जाता है। गुजरात में पाटीदार और क्षत्रिय जातियों के मध्य पाया जाता है। इन तीनों राज्यों में कर्नाटक, आंध्र और गुजरात ये विशेषता दिखाई देती है। इन राज्यों में राजनीतिक क्षेत्र में केवल दो ही जातियों का प्रभुत्व है, जो अपनी प्रथाओं और सामाजिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक साधनों की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में यहाँ जहाँ असमान जातियों के मध्य टकराव पाया जाता है, वहाँ इन राज्यों के लिए प्रतिस्पर्धा लगभग दो समान जातियों के मध्य भी पाई जाती है। तो ये हमने तीन राज्यों को देखा कि किस प्रकार से दो जातियों के मध्य संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष पाया जाता है। चौथा अपन देखें तो वो है बिहार की। बिहार में क्या है कि 1972 तक यहाँ उच्च जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ सामाजिक राजनीतिक शक्ति की धारक बनी रही। उनके मध्य सामाजिक और राजनीतिक प्रतियोगिता रही, लेकिन इसके बाद पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना आई। 77-78 में जनता पार्टी में कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल ने पिछड़ी जातियों को संरक्षण प्रदान किया। तब इसे उत्पन्न विवाद में जातीय आधार पर दो वर्ग खड़े किए, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति। समय समय पर दोनों के मध्य वैमनस्य स्थिति खड़ी हो गई। बिहार की राजनीति में 1989 से पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थिति देखी गई। बिहार के समस्त राजनीतिक दल राजनीतिक खेल जाति आधार पर खेला जाता रहा और जाति की भावना ने अधिक गंभीर रूप लेकर जातिवादी खूनी संघर्षों को जन्म दे दिया, जो कि बहुत बड़ी चिंताजनक है। बिहार में जाति के संगठन बने हुए हैं, इनमें आपस में हमेशा से झगड़े होते रहे, खूनी विवाद होते रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पे उच्च जाति और मध्यम जातियों यानी जाट और क्षत्रियों के मध्य इस प्रकार का संघर्ष के लिए चला रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें कि पिछले वर्षों में इन राज्यों में भी पिछड़ी जातियों में जबरदस्त राजनीतिक चेतना में भारी वृद्धि हुई। अब ये देखा ये है कि क्या वास्तव में जाति की जो भूमिका है, ये क्या एक भारतीय राजनीति वरदान है या अभिशाप है? इसको किस आधार पर अपन ले सकते हैं, समझ सकते हैं? तो देखो, अगर भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करें तो बहुत बड़ा एक कठिन कार्य है। कई लोग जाति को राजनीति का कैंसर मानते हैं, जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक भी मानते हैं, क्योंकि इससे व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना पैदा होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। जातिगत निष्ठा का सर्जन करके ये लोकतंत्र के विकास का मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। इस पर D.L. गार्गिल कहते हैं कि क्षेत्रीय दबावों से कई ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों में एकता के सूत्र बांधने में बाधक सिद्ध हुई है, मतलब हमारी राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। M.N. श्रीनिवासन भी कहते हैं कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह से प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्था अपने मूल रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं रही। तो ये इसको एक नकारात्मक तरीके से देखा गया है। वही दूसरी तरफ देखा है कि रुडोल्फ जो अमेरिकी लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता के सांचे में ढालने का पूरा कार्य किया है। वे कहते हैं कि अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज का प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र की सफलता और भारतीयों की आपसी दूरी कम करके अधिक सम्मान बनाकर समानता के विकास को सहायता पहुंचाई है। इन्होंने इस प्रकार से सकारात्मक दृष्टि से अपना विश्लेषण किया है। पर देखा जाए तो राजनीति में जाति के प्रभावी करने पक्ष ये भी है कि यदि एक और जाति ने समाज को टुकड़ों में बांटने वाले तत्व की भूमिका अदा की है, तो दूसरी ओर से जोड़ने वाले तत्व का भी कार्य किया है, जिसके ओर कम ध्यान दिया गया है। भारतीय समाज में जाति प्रभावदायक संपर्क सूत्रों और नेतृत्व और संगठन के आधार प्रदान करती है और उन व्यक्तियों को भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है जो परंपरागत दृष्टि से समाज के निचले स्तर पर है। एक अन्य तत्व ये भी है कि जाति पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में अनेक विवेकात्मक का संचार हुआ है। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक शक्ति उन वर्गों या समूहों के हाथों में पहुंच गई है जो अब तक उससे वंचित थे। वस्तुतः अब तक राजनीति की जाति भूमिका को गलत समझा गया था, जबकि उसे सकारात्मक योगदान की अवहेलना की गई थी। तो इसलिए ये भी एक तीसरा पक्ष भी देखा जाता है कि जाति किस प्रकार से भूमिका लोकतंत्र में अपनी बढ़ा रही है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कहना चाहें तो जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व के हर कोने में देखी जाती है। विश्व के अन्य देशों की तुलना भारत में जाति का तत्व अधिक प्रभावशाली स्थिति रखता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप जाति का तत्व लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ये सोचना कोई वास्तविक नहीं है। कोई भी सामाजिक और तंत्र पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। राजनीति में जाति के तत्व का प्रभाव बना ही रहेगा, क्योंकि राजनीति का खेल शून्य से नहीं खेला जा सकता। ये खेल सामाजिक जीवन में संचालित होता है और उस खेल में यहाँ राज्य की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण एक फैक्टर के रूप में काम करता है और ये इसकी भूमिका बनी रहेगी। आवश्यक इस बात की है कि जाति का
तत्व अपनी सीमाओं में रहे, सीमाओं से बाहर ना जाए। सेकंड ये है कि राजनीति में जाति का तत्व वरदान है या अभिशाप, इस प्रकार के प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है। जाति की भूमिका एक स्वाभाविक तत्व है और जाति की भूमिका संपूर्ण अंशों में न तो वरदान है और न ही अभिशाप है, इसलिए दोनों में से एक मानना गलती होगी। जाति के तत्व का प्रभाव हितकारी होगा या अहितकारी, यह तो जाति के तत्व की मात्रा और उसके स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि जाति का तत्व अपने उदार रूप में है और कमजोर वर्गों के विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है तो ये पूर्णतः वांछित स्थिति है। लेकिन यदि जाति का तत्व अपनी सीमाओं को लांघकर राजनीति का सर्वप्रमुख निर्धारक तत्व बन जाता है और अन्य जातियों के लिए टकराव की प्रेरणा देते हैं तो उसमें पूरी तरह से अनुचित के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता है। बुराई धर्म और जाति में नहीं है, बुराई तो धार्मिक कट्टरता और जातीय कट्टरता में है, वो नहीं होना चाहिए। जातीय कट्टरता जातीय हिंसा का कारण बनती है और न केवल राजनीति और समस्त सामाजिक जीवन को विषाक्त कर देती है। आज हम देखते हैं कि जब बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में जो स्थिति बनी हुई है, बिहार में रणवीर सेना जो राजपूत और जमींदारों की सेना है, माले जो दलित वर्ग की है, या एमसीसी के बीच हमेशा खूनी संघर्ष जो छिड़ता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आखिर हमारे जातीय समुदायों में जो विरोध की भावना है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जाति पूर्णतः न तो वरदान है न अभिशाप है, इसको संतुलित सही मात्रा में और राष्ट्र हित, राष्ट्र की एकता अखंडता को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए रखा जाए तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में होते हुए इसके चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी रख सकता है।